हेलो एवरीवन, आज डेट है 31 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि लोकटक लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हिमालयन रिवर्स को लेकर के, तो हिमालयन रिवर्स को अगर हम मैप में व्यू करें, हिमालयन रिवर्स आप हमारे इंडिया के जो रिवर्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। नर्दर्न पार्ट में इंडिया के जो रिवर फ्लो होती है उनको हिमालयन रिवर के नाम से जानते हैं, और इंडिया के सर्दर्न पार्ट में जो रिवर फ्लो होती है उनको पेनिनसुलर रिवर के नाम से जानते हैं। हिमालयन रिवर का ओरिजिन जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज से होता है। आप सभी को पता है हिमालयन माउंटेन रेंज पर ग्लेशियर लोकेटेड है। ग्लेशियर और प्रेसिपिटेशन ये 2 मेजर रीजन है जिसकी वजह से हिमालयन रिवर्स में हमेशा वाटर की अवेलेबिलिटी रहती है। हिमालयन रिवर्स में 3 इंपॉर्टेंट रिवर है, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके अलावा इनकी जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका ओरिजिन होता है हिमालयन माउंटेन रेंज से, वो सारी रिवर जो हैं वो हिमालयन रिवर्स में काउंट की जाती हैं। तो ये हिमालयन रिवर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो एस्पायरेंट, वो स्टूडेंट्स जिनका टारगेट 2023 यूपीएससी है, उनके लिए ये प्रोग्राम जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। कल मीन्स 1 अगस्त से ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन इसके ओपन किए जा चुके हैं, आप इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। अब इस प्रोग्राम में आपके लिए क्या करवाया जाएगा, आपके यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको इस तरीके से कवर करवाया जाएगा ताकि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है वो साथ में इंटीग्रेटेड फॉर्म में रेगुलर हो सके। हमारे जो मेंटोर हैं वो डेली बेसिस पर आपको टारगेट देंगे, आपको उन टारगेट्स को अचीव करना है। फिर क्वेश्चंस के थ्रू वो जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उसको कवर करवाया जाएगा कि इस टॉपिक से प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ऐसे, आंसर राइटिंग, इन सभी के ऊपर फोकस करते हुए आपके सिलेबस को यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस बात के लिए मैं श्योर बोल सकती हूँ कि जितना मेहनत, जितना हार्डवर्क हमारे मेंटोर आपके लिए करेंगे, उतना हार्डवर्क अगर आपने कर लिया तो यूपीएससी 2023 का जो टारगेट है उसको आप इजीली क्रैक कर पाओगे। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट जो है उस पर विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक जो है, इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। अब द हिंदू को हम डिस्कस कर लेते हैं। द हिंदू से फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने तेलंगाना में यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 100 मेगावाट का जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उसका इनॉग्रेशन किया है। देखो, इस तरीके के टाइम टू टाइम हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो इस तरीके के टाइम टू टाइम जो है इस तरीके का इनॉग्रेशन देखने को मिलता है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि हमने जो टारगेट सेट किए हैं उन सभी को अचीव करने के लिए हमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना होगा, तभी जा करके हम हमारे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले इंडिया ने जो टारगेट लिया था रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, उसमें इंडिया ने टारगेट लिया था कि 2022 तक हम 175 गीगावाट जो है वो अचीव करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। फिर उसके बाद में इंडिया ने 2022 तक हमने 157 गीगावाट का जो टारगेट है उसको अचीव भी कर लिया है। अब इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है और 2030 तक जो है इंडिया 500 गीगावाट का टारगेट जो है वो अचीव करेगा। इसके अलावा इंडिया ने ये भी टारगेट लिया है कि 2070 तक 2070 तक इंडिया जो है वो नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है उसको भी अचीव करेगा। ये वो टारगेट हैं जिसकी वजह से अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से अलग अलग तरीके के जो फिनोमेना हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे इश्यूज, अगर हम बात करें कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर जिसके ऊपर हमारे इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जिस तरीके से एनवायरनमेंट में ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इन सारे टारगेट्स को हम अचीव कर पाए, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपने आप को ज़्यादा ट्रांसफ़र कर पाए, तो जो प्रॉब्लम है
प्रॉब्लम क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज़ होना, एनवायरनमेंट में बहुत सारे इशू क्रिएट होना, क्योंकि एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो अगर एमिशन को हम डिक्रीज़ कर पाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज़ नहीं होगा, डिक्रीज़ होगा। और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, जो बहुत सारी हर्डल्स देखने को मिल रही हैं, वो नहीं हो पाएंगी। और एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से अब कंपैरिजन अगर हम करें तो टेम्परेचर जो है या जो अदर इश्यूज हैं, पोल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो अगर हमें हमारी अर्थ को एक हेल्दी वे में आगे लेकर के जाना है, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ईजिली अवेलेबल रह सकें, तो इन सभी के ऊपर हमें फोकस करना होगा। इस तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं ये डाटा, और मेंस में भी जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इस तरीके के डाटा जो है वो आपके आंसर को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ देखिए, देखो चाइना का जो शिप है, इस शिप का नेम है युआन वांग 5। ये जो शिप है इसमें स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग की भी सिस्टम है, मतलब सैटेलाइट को भी ट्रैक कर सकता है ये जो शिप है, मतलब इंटेलिजेंस बेसिस पर इसको बनाया गया है। अब इसको लेकर के ये जो शिप है वो 11 अगस्त को हम्बनटोटा पोर्ट पहुंचेगा और 17 अगस्त तक यहीं पर ये बना रहेगा, ऐसा श्रीलंका ने बोला है। इंडिया ने अपनी तरफ से बात रखी कि इस तरीके की जब इतना सिस्टम उस शिप में अवेलेबल है और उसको आप यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रहे हो तो आपके रीजनल एरिया में जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होगा, हार्मफुल होगा। लेकिन श्रीलंका ने ये बोला है कि देखो ये जो शिप आ रहा है वो सिर्फ यहाँ पर रिप्लेनिशमेंट के लिए आ रहा है, मतलब दोबारा से अपना एक तरीके से अपने फ्यूल को दोबारा से रिफ्यूल करने के लिए ये सारे प्रोसीजर के तहत यहाँ पर आ रहा है। इसका कोई भी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शिप का कोई भी लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेम इसी तरीके से चाइना का जो शिप है, चाइना की जो सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, उसको भी 2014 में 2014 में इस पोर्ट के ऊपर यहाँ पर एस्टेब्लिश करवा दिया गया था। श्रीलंका ने उनको अलाउ कर दिया था, चाइना की जो सबमरीन है उसको। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो श्रीलंका जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में इकोनॉमिक क्राइसिस में यहाँ पर बंधा हुआ है या उससे इफेक्टेड है, हो सकता है कि इन सभी जो सर्कमस्टेंसेज हैं उनका एक तरीके से बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा हो चाइना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो हम्बनटोटा पोर्ट जो है इसको चाइना के द्वारा ही तैयार किया गया, लेकिन बाद में जब जो भी मनी यहाँ पर चाइना के द्वारा श्रीलंका को दिया गया तो श्रीलंका जब उसको रीपे नहीं कर पाया तो 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर दे दिया गया है चाइना को। यही बेसिक रीजन है कि जब इसको प्रिपेयर कराया जा रहा था तब भी इंडिया ने इस बात को लेकर के अपने इश्यू क्रिएट किए थे कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में चाइना इन पॉइंट को लेकर के, इन पोर्ट्स को अपने डिफेंस सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए करे। यहाँ पर चाइना जो है ये जो भी शिप को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जाएगा कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी इंस्टॉल उन्होंने कर रखी है इसके थ्रू जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को व्यू करने के लिए, उनसे रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उन सभी को निकालने के लिए इसका यूज़ कर सकता है। चाइना जो है वो प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें आज के फॉरेन पेज पर भी आया है कि ताइवान, प्रेजेंट टाइम में ताइवान एक मेजर इशू है, और मेजर इशू इसलिए है कि यूएस ने बोला कि ताइवान की वो विजिट करेंगे, उनके जो कुछ एम्बेसडर हैं, कुछ उनके रिप्रेजेंटेटिव है। इसको लेकर के चाइना ने यहाँ पर क्लेम किया है, तो वहाँ पर वो अपने मिलिट्री ट्रायल जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए देखो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है ना, जहाँ पर भी सेम यही प्रॉब्लम है कि उस एरिया को फ्री एंड फेयर रखने के लिए यूएस और अदर कंट्रीज़, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड ग्रुप के थ्रू यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रीजन है वो फ्री एंड फेयर रह सके। लेकिन चाइना यहाँ पर अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, और यही रीजन है चाइना ने कि वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव के तहत, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है, इन सारे इनिशिएटिव के तहत उन्होंने जो है इंडिया के आसपास वाले रीजन में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, अदर कंट्रीज़ में अपने जो पोर्ट्स है वो डेवलप करने की कोशिश की है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन पर अपनी डोमिनेंस जो है वो चाइना क्रिएट कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला है कि आप सभी को पता है कि मुंबई जो है वो हमारे इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल है। तो वहाँ के गवर्नर ने बोला कि देखो कोई स्टेटमेंट उन्होंने राजस्थानी और गुजराती लोगों से दिया कि मारवाड़ी, गुजराती, राजस्थानी लोग जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ट्रेड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जो भी इकोनॉमिक
इकोनॉमिक जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो अगर वो लोग यहाँ से वापस चले जाएं तो ये जो एरिया है, मतलब मुंबई जो है, जो इकोनॉमिक कैपिटल है, वो इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में एस्टेब्लिश नहीं रह पाएगी। तो इसकी वजह से महाराष्ट्रियन जो पीपल हैं उन्होंने इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया है कि एक तरीके से आपने जो मराठी लोग हैं उनके खिलाफ में ये स्टेटमेंट दिया है। ओके, तो यहाँ पर एक कोल्हापुरी चप्पल का यहाँ पर नाम लिया गया है कि कोल्हापुरी जो स्लीपर है उसका यहाँ पर नाम लिया गया है। देखो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हम जो वो जो टर्म है ना उसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखो ये जो कोल्हापुरी चप्पल है ना, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जब भी आप किसी टर्म को देखो तो उसके बारे में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तो उसको ढूंढने की कोशिश किया करो कि इससे हमारे एग्जाम में क्या पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट बात निकल करके आ रही है। तो यहाँ पर कोल्हापुरी चप्पल का बात की गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया है कि उसका यूज़ किया जा सकता है। तो कोल्हापुरी चप्पल, इसको जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग की अगर हम बात करें तो किसी जियोग्राफिकल एरिया में कोई प्रोडक्ट जो प्रिपेयर हो रहा है उसको एक कंट्री लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिल सके, इसीलिए जीआई टैग जो है वो दिया जाता है। सबसे पहले हमारे इंडिया में दार्जिलिंग टी को मिला था और आपको बताना है कि कौन से ईयर में ये मिला था। ओके, और अब तक लगभग कितने प्रोडक्ट्स को जीआई टैग जो है वो मिल चुका है, लगभग अबाउट में आपको बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के आर्टिकल है और हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात रखी है, अश्विनी वैष्णव ने, जो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, कि 5G टेलीकॉम सर्विसेज का जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है और अक्टूबर तक ये जो भी सर्विसेज हैं वो अवेलेबल भी करवा दी जाएंगी। यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि जैसे ही इसका ऑक्शन जो है वो कंप्लीट होगा उसके बाद में ये जो भी सर्विसेज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए काम किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने रखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर 5G स्पेक्ट्रम की वजह से जो प्राइजेज हैं डाटा के अगर वो हाई देखने को मिलते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसमें इंटरवीन करेगा और BSNL जो है वो इसमें एक मार्केट बैलेंसर का रोल प्ले करेगा कि अगर प्राइवेट सेक्टर जो है वो अगर अपनी कंपनी से जो भी डाटा अगर लोग खरीदते हैं उनको हाई लेवल पर रखते हैं उनका प्राइस, तो BSNL यहाँ पर एक मीडिएशन का रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पर और हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो हमारे इंडिया के एक राइटर हैं उनको ये मिला है, गीतांजलि श्री जो हैं उनका, यहाँ देखिए गीतांजलि श्री जो हैं उनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, अपना नोवेल लिखा था रेत समाधि, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था और नेम था इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सेंट। अमेरिकन ट्रांसलेटर है डेजी रॉकवेल। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो गीतांजलि श्री ने जो नोवेल लिखा उसका नेम क्या है और ट्रांसलेशन के बाद में उसका नेम क्या है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और किसने इसको ट्रांसलेट किया ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ क्या होता है, देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है उसको 2005 से शुरुआत किया गया था और 2015 तक ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो हर 2 साल में एक बार दिया जाता था, लेकिन उसके बाद में 2016 से इसको हर साल दिया जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरा इसमें ये इंसर्ट किया गया कि या तो कोई नोवेल ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया हो या फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो, इसके अलावा यूके और आयरलैंड में वो पब्लिश हुआ हो, इसी के बेसिस पर ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट बात रखी है। उन्होंने बोला है कि टाइम के साथ में जिस तरीके की से ड्रग को हम सीज कर रहे हैं हमारे पोर्ट्स के या हमारे जो भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे इंडिया में एंट्री होती है, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर, चेकिंग पॉइंट्स के ऊपर बहुत सारी जो ड्रग्स हैं उनको टाइम टू टाइम सीज किया जा रहा है। 2014 से 2021 के बीच के उन्होंने डाटा रखे हैं कि 20,000 करोड़ की जो ड्रग्स है उसको सीज किया गया है हमारी कंट्री में, लेकिन 2006 से 2013 तक के बीच में अगर हम बात करें तो 768 करोड़ की जो ड्रग्स है उसको सीज किया गया था। यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर का ये बोलना है कि हमारा जो यूथ है उसको, नेक्स्ट जनरेशन को इन सारे जो भी ये प्रॉब्लम है इन सभी से हमें बचाना है और बचाने के लिए क्या करना होगा कि हमारे जो चेक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना होगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसको नेग्लेक्ट
किया जा सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है, यहाँ देखिए, यूक्रेन ने कुछ लोगों को बैन किया है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि उस लिस्ट में हमारे 3 इंडियन जो हैं उनका भी नेम है, जिसमें एक पर्सन है जो अभी हमारे इंडिया के इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में उनको बनाया गया है, PS राघवन। ओके, तो यहाँ पर यूक्रेन ने जिन लोगों को बैन किया है उनके बारे में ये बोला जा रहा है कि वो यूक्रेन में रह करके रशिया का जो एजेंडा है उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के बेसिस पर ये जो लिस्टिंग है वो प्रिपेयर कर गई है। अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन्होंने इसको लेकर के कोई भी स्टेटमेंट जो है वो नहीं दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर। ओके, एक मिनट, पेज नंबर 8 पर भी देख लेते हैं। पेज नंबर 9 पर पेज नंबर 8 पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है उसके यहाँ पर बात किया गया है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात बोली कि हमारी जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारी जेल हैं, जो हमारे प्रिजन हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से वो जेलों में बंद हैं, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शन से आते हैं। उनको पता नहीं है कि फ्री लीगल एड के लिए वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, उनको किस तरीके से सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड हो सकती हैं। तो इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इम्पोर्टेंट बात बोली है कि जिस तरीके से कंट्री के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेम इसी तरीके से ईज ऑफ जस्टिस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो भी अंडर ट्रायल्स हैं उनको अगर हमें रिलीज़ करना है तो जुडिशरी से उन्होंने अर्ज किया है कि जो भी हमारे ट्रायल के जो बेसिस हैं उनको स्पीड अप किया जा सके, ताकि जो लोग जिनको एक तरीके से लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है वो सब कुछ उनको मिल सके और उनका जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो सके और वो प्रिजन से बाहर आ सके। इससे क्या होगा, जो हमारे प्रिजन है उनके ऊपर भी बर्डन जो है वो कम क्रिएट होगा। इसके अलावा जो अंडर ट्रायल्स लोग हैं, अगर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो क्राइम में इन्वॉल्व भी नहीं होते लेकिन फिर भी अंडर ट्रायल प्रोसीजर में काफ़ी लंबे टाइम तक जेल में रहते हैं। ओके, तो फटाफट इस काम को इस तरीके से एस्टेब्लिश किया जा सके ताकि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देखने को मिले। तो यहाँ पर हमारे इंडिया की जो फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ जो है उसके बेसिस पर, उसकी मीटिंग पर यहाँ पर जो है ये सारी बातें रखी जा रही थी। हमारे जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना जो है, उन्होंने भी इस बात के ऊपर फोकस किया कि जो अंडर ट्रायल्स लोग हैं उनको लीगल एड की ज़रूरत है। तो ये क्या है, नालसा, सालसा, डालसा, ये जो है ये क्या है, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखो हमारा जो एक एक्ट लाया गया था 1987 के टाइम में, और इस एक्ट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, इस एक्ट के थ्रू ये बात बोला गया था कि हमारी सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन हैं उनको फ्री लीगल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाई जाए। अब इस फ्री लीगल सर्विसेज मींस इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1995 के बेसिस पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई ये जो हम एक्ट लेकर के आए हैं इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो हमारी सोसाइटी के जो पुअर और वीकर सेक्शन हैं उनको फ्री लीगल सर्विस दी जा सके, और इसी के बेसिस पर नालसा जो है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके हायरार्की में सबसे अपर मोस्ट है नालसा, स्टेट लेवल पर है सालसा और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है डालसा। ओके, तो यहाँ पर जो नालसा है इसका पैट्रन ऑफ चीफ होते हैं CGI। सेम इसी तरीके से जो सालसा जो होता है इसमें जो स्टेट के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो यहाँ पर पैट्रन ऑफ चीफ होते हैं। नालसा में अगर हम बात करें तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के कोई भी रिटायर्ड जज या प्रेजेंट टाइम में जो जज है उनको एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया जाता है। सेम इसी तरीके से सालसा में किया जाता है। ये काम किया जाता है कि ताकि जो लोग जो ले नहीं सकते, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि किसी वो एडवोकेट के पास जाएं और वहाँ पर सर्विसेज ले सकें, तो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। अब ये जो काम किया गया वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट को यहाँ पर एक तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39A ये बोलता है, सॉरी एक सेकेंड, DPSP में आता है, आप सभी को पता है।
तो 39A जो है उन्होंने यहाँ पर ये 39A में ये बात बोली गई है कि जो भी हमारी सोसाइटी के पुअर और जो वीकर सेक्शंस हैं उनको फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। तो इसको फुलफ़िल करने का काम करता है एक। तो दूसरा हमारे जो SDG गोल्स हैं, SDG गोल्स में जो 16 हैं उसको भी फुलफ़िल करने का काम करता है ये प्रोसीजर। ओके तो जब भी आप डिस्कस करो देखा करो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पॉइंट्स में जब भी कोई बेसिक प्रोविजन जब लाया जाता है ना, तो एक तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी एक्ट में ये बात बोली गई होगी, उसको फुलफिल करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इस तरीके का एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो हमारे इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो मिनिस्ट्री है, वो टाइम टू टाइम ट्राई कर रही है कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो प्रोवाइड करवाएं कि स्टेट में, हर स्टेट में जो एलिफेंट रिजर्व हैं वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, किस एलिफेंट रिजर्व में कितनी पॉपुलेशन है, और उसके बेसिस पर एक कंप्लीट जो भी डाटा है वो प्रोवाइड करवाए जा सकें। और कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर एलिफेंट को लेकर के कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइम पहले 2021 में लगभग ये इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट सामने निकल करके नहीं आया है। तो एलिफेंट रिजर्व के बारे में पूछा गया है ताकि जो भी हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको हम अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकें। इसके अलावा वो सारी साइट्स जहाँ पर कुछ इश्यूज भी बने रहते हैं उनके बारे में भी बताना है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे हैं कि अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री के 16 स्टेट्स में 2012 के डाटा हैं, और उनके बेसिस पर ये बताया गया है कि हमारे कंट्री में 27,000 से 31,000 के बीच में जो एलिफेंट है वो पाए जाते हैं। कर्नाटका में यहाँ पर सबसे ज़्यादा, फिर आसाम में, फिर महाराष्ट्र में। ओके कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में आसाम में है। महाराष्ट्र हैड ओनली 4, महाराष्ट्र में सिर्फ 4 जो हैं वो एलिफेंट पाए जाते हैं। इंडिया में 30 नोटिफाइड एलिफेंट रिजर्व हैं। इसके अलावा 15 एलिफेंट रेंज स्टेट, मतलब 15 स्टेट्स में ये जो रेंज है वो स्प्रेड है। यहाँ पर 10 साइट्स ऐसी बताई गई हैं जो माइक प्रोग्राम के अंदर आती हैं, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। ये जो साइट्स हैं इनके नेम हैं चिरांग रिपू, दिहिंग पटकई इन आसाम, दियोमाली इन अरुणाचल प्रदेश, गारो हिल्स मेघालय, ईस्टर्न द्वार्स इन वेस्ट बंगाल, मयूरभंज ओडिशा, शिवालिक उत्तराखंड, मैसूर कर्नाटका, वेनाड केरला एंड नीलगिरी इन तमिलनाडु। तो यहाँ पर कुछ इलीगल इश्यूज जो हैं वो एलिफेंट्स को देखकर को मिलते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो ई वेस्ट को लेकर के है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि ई वेस्ट का जो जनरेशन होता है उसकी वजह से हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा जॉब जो है वो क्रिएट हो रही थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसमें कुछ चेंज करने की कोशिश की गई है। देखो सबसे पहले तो क्या होता था कि ई वेस्ट को लेकर के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। यहाँ पर लोकल भंगार वाले जो हैं इनको खरीदते थे, फिर इसको एक जो प्रोसीजर होता है उसके तहत यहाँ पर इनका जो रिसाइकलमेंट है वो नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से कुछ केमिकल यहाँ से निकलते थे उनकी वजह से, तो वो यहाँ पर हमारे सॉइल पोल्यूशन को या एयर पोल्यूशन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया करते थे। ओके और ह्यूमन की हेल्थ के लिए काफ़ी हजार्डस होते थे ये जो भी केमिकल्स हैं। फिर इसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई। 2016 में हम एक्ट लेकर के आए। उस एक्ट में हमने डिसाइड किया कि जो भी कंपनी है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सामान उन्होंने बेचा है वो इसको दोबारा से रिन्यू करें, रिसाइकिल करें, मतलब उसको कलेक्ट करें। फिर उसके बाद में इसमें चेंज किया गया कि एक मीडिएशन का रोल यहाँ पर प्ले किया गया कि टाइम टू टाइम हर सिटी में जो है वो ऐसी कुछ मीडिएशन कंपनीज होंगी जो इस तरीके से इसको रेगुलेट करेंगी। अब इसके बारे में ये बताया गया है कि कंपनी की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मीडिएशन यहाँ पर जो कंपनीज है उनको लिए रोल प्ले करेगा। मीडिएशन जो है इन सामान को खरीदेगा, उनको रिसाइकिल करेगा, उसके बेसिस पर उनको कुछ सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट को जो है वो कंपनीज को बेच करके उसको वो जो भी सामान है उसको यहाँ पर अपने सेटल किया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जो प्रोड्यूसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको जो डिसमेंटल करने की कोशिश की गई है, इसकी वजह से जो ई वेस्ट है जिसकी वजह से बहुत सारी जो जॉब हैं वो क्रिएट हो रही थी। मतलब पहले क्या था कि कंपनीज ही अपने बेसिस पर कुछ असिस्टेंट कंपनी बनाएंगी और वो यहाँ पर कलेक्शन करेगी। फिर यहाँ पर बोला गया कि अब कुछ अलग से कंपनीज बनाई जाएंगी जो इसका काम करेंगी। तो इसके बेसिस पर ये बताया गया है कि पहले जहाँ पर जिस लेवल पर जो जॉब थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू जो हैं इसमें क्रिएट होंगे। ओके और कलेक्शन नेटवर्क में भी जो खरीदा जाएगा उसको किस तरीके से, मतलब पहले कंपनीज ने जो प्रोडक्ट बेचा तो उन कंपनीज के पास में ही आता था, अब इसको अलग लेवल पर अगर ख़रीदा जाएगा तो जो पहले सेम प्रॉब्लम थी वो दोबारा से एस्टेब्लिश हो सकती है।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 10 पर, और फॉरेन पेज पर जो आर्टिकल है इसमें सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन के बीच में जो इशू है उसी के बारे में बताया गया है। रशिया ने लातविया को जो यहाँ पर नेचुरल गैस का जो सप्लाई करते थे उसके ऊपर रोक लगाती है। यहाँ पर चाइना जो है वो ताइवान के पास में अपनी मिलिट्री डील जो है उन्होंने स्टार्ट कर दी है, ताकि ताइवान को लेकर के प्रेजेंट टाइम में जो इशू बना हुआ है, यूएस यहाँ पर अपनी विजिट के लिए बोल रहा है, वो सभी को रोका जा सके। क्योंकि ताइवान को लेकर के चाइना का ये बोलना है, चाइना अपना डोमिनेंस क्रिएट करता है कि ताइवान जो है वो उन्हीं के अंडर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 11 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मंकी पॉक्स डिजीज के बारे में बता रखा है। इसके अलावा बता रखा है कि कोविड-19 का री इन्फेक्शन जो है वो BA.5 वेरिएंट जो है उसके साथ में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दो ऐसी इन्वेजिव स्पीसीज़, एक फ्रॉग और स्नेक की, फ्रॉग जो है जिसकी वजह से यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और यहाँ पर बताया गया है कि 1986 से 2020 तक इन दोनों स्पीसीज़ की वजह से $16 बिलियन का नुकसान देखने को मिला है, जिसमें क्रॉप में अगर आप देख लीजिए इसका सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। तो फ्रॉग की वजह से यहाँ पर, और जो स्नेक जो है, ट्री स्नेक जो है, इसकी वजह से पैसिफिक आइलैंड, गुआम और मैरियाना आइलैंड जो है वहाँ पर इनको यूएस ट्रूप ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी की वजह से रिसर्चर्स का ये बोलना है कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है इन स्पीसीज़ का देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर मंकी पॉक्स की वैक्सीन को लेकर के अभी इंडिया ने जो अपनी बात रखी उसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो मंकी पॉक्स के बारे में बता रखा है कि WHO ने इसको वर्ल्ड पेंडेमिक के पहले की जो स्टेज है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न जो है, इनको डिक्लेयर कर दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करें 27 जुलाई तक 78 कंट्रीज़ में 19,179 जो हैं उसके केसेस सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स को लेकर के वैक्सीन की बात की गई है, तो क्या वैक्सीन अवेलेबल है? तो देखो इसमें बताया गया है कि स्मॉल पॉक्स को लेकर के या अदर डिजीज़ को लेकर के जो वैक्सीन है उसी का इसमें यूज़ किया जा रहा था, और इसके काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट हैं वो भी देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब स्पेसिफिक मंकी पॉक्स को डेडिकेटेड जो वैक्सीन है उसको प्रिपेयर करवाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर मंकी पॉक्स को किस तरीके से इस इशू को सॉल्व किया जा सकता है इसके बारे में कंट्री लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर फोकस किया जा रहा है, और इंडिया जो है वो भी अपनी बात यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कोविड-19 का जो ओरिजिन है वो किस तरीके से हुआ है इसके बारे में बताया गया है। तो अभी एक मैगज़ीन जो है उसमें कुछ डाटा पब्लिश हुए हैं, और इसमें यहाँ देखिए साइंस मैगजीन है, ए पेपर इन साइंस मैगजीन पब्लिश्ड ऑन 26 जुलाई। इन्होंने बताया कि कोविड का, देखो वुहान में एक मार्केट है, और इस मार्केट को लेकर के ये बोला गया था कि यहाँ पर जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको लिविंग तरीके से यहाँ पर बेचा जाता था। उसी की वजह से जो वायरस है यहाँ पर ह्यूमन इससे इन्फेक्टेड हुए, और उसी की वजह से फिर ये स्प्रेड हुआ। लेकिन दूसरी थ्योरी ये भी, इस बारे में भी क्लेम किया गया था कि चाइना की जो रिसर्च लैब जो है वहाँ पर इसको लेकर के रिसर्च किया जा रहा था, और उसी के थ्रू इसका ओरिजिन हुआ है। तो यहाँ पर जो थ्योरीज़ हैं, वैसे भी पहले अगर हम बात करें तो WHO की जो टीम है उन्होंने चाइना के विज़िट किया था, उन्होंने भी अलग अलग थ्योरी के ऊपर क्लेम किया था, लेकिन किसी भी थ्योरी के ऊपर उन्होंने अपने आप पर 100% ये नहीं बोला था कि इसी थ्योरी के थ्रू जो है वो कोविड जो है उसका स्प्रेड हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो अभी PMLA जो एक्ट है उसकी वैलिडिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो ED है उसको पावर दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो केसेस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास में पावर है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक टाइम के साथ में काफ़ी बड़ा इशू बनता जा रहा था। इसी के लिए 1988 में यहाँ पर UN लेवल पर एक ट्रीटी साइन होती है। फिर 1989 में G7 कंट्रीज जो हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं FATF ग्रुप को। FATF ग्रुप जो है वो टाइम टू टाइम इस प्रॉब्लम को, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से टेररिज्म और भी अदर इशू जो हैं वो बन जाते हैं, तो उन सभी को सॉल्व करने के लिए जो FATF जो है उन्होंने टाइम टू टाइम काम किया। 2001-2 के टाइम में उन्होंने कुछ अपनी लिस्ट भी मेंटेन की, ताकि जो कंट्रीज़ जिनके साथ में इस तरीके के इशू बने रहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के, उनको इन लिस्ट में रख करके टारगेट किया जा सके। यहाँ पर बात की गई है, अगर हम इंडिया लेवल पर देखें तो इंडिया लेवल पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के इशू क्रिएट होते हैं, तो उसकी वजह से करप्शन इंक्रीज होता है, टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ और भी ऐसी अदर इलीगल एक्टिविटी जो हमारी कंट्री के इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के लिए नुकसान हो सकता है, तो उन्हीं के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पर
कोशिश की गई है कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है, उसके पास में इस तरीके की पावर हो कि वो इन सारे इश्यूज को जो है वो मेंटेन कर सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो प्रोफाइल्स पेज पर है और यहाँ पर वो यूएस चाइना का जो इशू ताइवान को लेकर के जो क्लेम किया है यूएस ने, उसी के बारे में बता रखा है। ये जो राजपक्सा जो मैन है जिनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, दिनेश गुनावार्डिना, जो नए वहाँ के पीएम है श्रीलंका के, इसके बारे में बता रखा है कि देखो श्रीलंका में जो क्राइसिस है उसको किस तरीके से यहाँ पर जो है वो किया जा सकता है, उसको किस तरीके से सोल्व करने में ये हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है ना, इसमें आप मैप में अगर आप यहाँ पर व्यू करोगे तो ये ताइवान जो है ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करता है। ताइवान पर अगर यूएस अपनी रीच बनाता है तो एक तरीके से चाइना को ये लगता है कि जिस साउथ चाइना सी, यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में है साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी को लेकर के जो क्लेम करता है चाइना टाइम टू टाइम, वहाँ पर अगर अदर कंट्रीज़ यहाँ पर आकर के अपना एस्टेब्लिशमेंट करती हैं तो साउथ चाइना सी को लेकर के उनका जो क्लेम है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को उनको मिल सकते हैं। आप सभी को पता है कि साउथ चाइना सी जो है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पैसिफिक ओशन और अगर हम बात करें इंडियन ओशन, इन दोनों को आपस में कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कस करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी की वजह से यहाँ पर कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। इसी की वजह से चाइना हमेशा इस एरिया को लेकर के क्लेम करता रहता है और रीजनल एरिया में जो भी अदर कंट्रीज़ हैं वो भी इस एरिया को लेकर के हमेशा क्लेम करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स पेज पर आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में जो है वो कॉमनवेल्थ गेम जो है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर मीराबाई चानू जो हैं उन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्डन जो मेडल है वो इंडिया को दिलवाया है। टाइम के साथ में अदर जो गेम है, अदर स्पोर्ट्स जो हैं, उन सभी को लेकर के भी इंडिया को होप है कि इंडिया जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसमें अपना देगा। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था द हिंदू न्यूज़पेपर का। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे जो अदर इनिशिएटिव हैं उनको भी व्यू कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। आप हमारी वेबसाइट के साथ में जुड़ सकते हैं। वेबसाइट जो है उस पर आपको डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो भी हमारी अदर बुक्स हैं, जो भी हमारे अदर इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं हमारी प्रिपरेशन में, उन सभी से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे सब्जेक्ट बेसिस पर। धीरे धीरे इन सभी को लेकर के काम किया जा रहा है और ये सभी जो नोट्स हैं ताकि उनका यूज़ करते हुए ईजिली आप अपने एग्जाम के टाइम में ईजिली उनको आप रिवाइज कर पाओ। ओके, थैंक यू।